हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल NCERT विथ यस में। और आज हम बात करने वाले हैं काव्य खंड का लेसन जो है वो है 4, जिसका नाम है स्वदेशी और लेखक है हमारे बद्री नारायण चौधरी। देखिए, इनका उपनाम प्रेमघन है और इनके लिए भारत बहुत बड़ा पार्ट रखता है। ये जो बद्री नारायण चौधरी हैं, इनके लिए भारत जो है वो बहुत बड़ा अपने आप में पार्ट रखता है। इसलिए इनके बारे में, इनकी जीवन परिचय को जानेंगे, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से शॉर्ट्स अपलोड की जा रही है रेगुलर। और अभी इस महीने में हिंदी के सारे कॉन्सेप्ट को, हिंदी के सारे क्वेश्चंस आंसर को, हिंदी के सारे पाठ को, काव्य खंड को, सभी चीजों को अपलोड कर दिया जाएगा 30 तारीख के अंदर। सभी चीजों को, क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव जितने भी चीजें, उन सभी चीजों को अपलोड कर देंगे हम। उसके बाद संस्कृत चलेगी अक्टूबर के महीने में पूरे 1 महीने, फिर नवंबर में चलेगी सोशल साइंस, दिसंबर में चलेगी साइंस और जनवरी में चलेगी मैथ। 5 सब्जेक्ट आपको कवर कराए जाएंगे बिल्कुल ट्रिक के तरीके से और आसान भाषा में, जिससे आपके बेहतर रिजल्ट के लिए दिक्कत ना हो। कम से कम 80% का टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, उससे एबव ही जाएगा, नीचे नहीं आने वाले। ये तो आप रख लो, पुरानी वीडियो आप देख सकते हो भरोसे के लिए। तो आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर जरूर करो और सपोर्ट करो। तो स्वदेशी पाठ का नाम है, जिसके लेखक हैं बद्री नारायण चौधरी, उपनाम है उनका प्रेमघन, जिनका जन्म हुआ है 1855 में। देखिए, जितने भी चीज इंपॉर्टेंट होंगे मैं उनको हाईलाइट करूंगा और आप देखते जाओगे, ठीक है। 1855 में उनका जन्म हुआ है। और जन्म हुआ कहाँ है? तो जन्म हुआ है मिर्जापुर में। इसे आप याद रखोगे, जगह का नाम याद रखोगे, जन्म की तारीख याद रखोगे। जैसे कि स्मॉल डेट नहीं याद रखनी होती है, बड़ा डेट यानी कि ईस्वी याद रखनी होती है। 1855 में इनका जन्म हुआ है मिर्जापुर में, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है ये मिर्जापुर। उनका निधन यानी मृत्यु हो गई है 1922 में। ये चीज आप याद रखोगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज, प्रेमघन जी को भरतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि कहा जाता है, ये भी आप याद रखोगे। भरतेंदु युग के कवि कौन है? तो आप बताओगे प्रेमघन, अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता है तो। आगे चलेंगे। वे काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भरतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। अब देखिए, ये किसको अपना आदर्श मानते थे, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी आप जान लो। हरिश्चंद्र को, सत्यवादी, सत्य के जो पिता कहे जाते हैं राजा हरिश्चंद्र, उनको ये अपना आदर्श मानते थे। वे निहायत कलात्मक एवं अलंकृत गद्य लिखते थे, मतलब अच्छे खासे कविता लिखते थे। अलंकृत मतलब शोभनीय। भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण भी किया उन्होंने, बहुत जगह घूमा। 1874 में उन्होंने मिर्जापुर में, कहां पर? मिर्जापुर में रसिक समाज की स्थापना की। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, जितने इंपॉर्टेंट है मैं सबको हाईलाइट कर रहा हूं, आप आराम से देख लोगे उन सब चीजों को। मिर्जापुर में उन्होंने रसिक समाज की स्थापना कब की? तो 1874 में। आप इस बात को याद रखोगे। और एक कदाम्बनी, आनंद कदाम्बनी, उन्होंने एक पत्रिका भी चलाया था। आनंद कदाम्बनी एक पत्रिका का नाम है, उन्होंने चलाया था, है ना। मासिक पत्रिका, महीने वाली चलने वाली पत्रिका थी। और नागरी नीरद साप्ताहिक पत्रिका थी, सप्ताह में आती थी। एक महीने में आती थी, एक सप्ताह में आती थी। 2 पत्रिकाओं का संपादन किया है किसने? बद्री नारायण चौधरी ने। उपनाम है प्रेमघन। वे साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी लाइन जान लीजिए। उनकी रचनाएं जो भी हैं वो भी लिख लीजिए आप। प्रेमघन सर्वस्व है नाम से संग्रहित है। प्रेमघन जी निबंधकार, नाटककार, कवि एवं समीक्षक थे। भारत सौभाग्य, ये सब उनके देखिए नाटक है प्रसिद्ध। ऐसा है कि भारत सौभाग्य किसकी नाटक है? तो आप बताओगे प्रेमघन की। प्रयाग रामगमन किसकी है? तो उन्हीं की है। उन्होंने जीन दर्पण नामक, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। ऐसे तो जितना हाईलाइट किया सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये याद रखोगे, ऑब्जेक्टिव में एक साल आया था ये। जीन दर्पण नामक काव्य किसने लिखा है? तो आप बताओगे बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन जी ने ये चीज लिखी है। आ रही है बात समझ में? उम्मीद है यहां तक आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए हो। अगली लाइन की ओर चलेंगे और देखेंगे आगे कुछ है क्या इंपॉर्टेंट, जिससे हम पढ़ सके बढ़िया से। जिन्होंने ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। देखिए, गांव के बातों को चित्रण किया है कि गांव के लोग अब शहरी होते जा रहे हैं, उन सब चीजों पे ये कविता है। और देश के लोग देसी नहीं विदेशी होते जा रहे हैं। आएंगे जब कविता पढ़ेंगे स्वदेशी तो आपको समझ आएगी। प्रेमघन ने काव्य रचना अधिकांशतः ब्रज भाषा में किया है। किस भाषा में किया? तो ब्रज भाषा में, अवधि में। किंतु युग के प्रभाव कारण उनके खड़ी बोली का व्यवहार और गौधमुखता भी साफ दिखलाई पड़ती है। उन्होंने काव्य को लोकोन्मुखता एवं यथार्थ परागण का आग्रह किया। उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता
की चेतना को अपना सहचर बनाया और साम्राज्यवाद तथा सामंतवाद का विरोध किया है। देखिए, उन्होंने राष्ट्रीय स्वाधीनता के ऊपर बात किया है, हमेशा ही उन्होंने भारत देश को सबसे आगे रखा। उन्होंने हमेशा साम्राज्यवाद यानी कि जो नेता या राजा शासन करते हैं या सामंतवाद, राजा का बेटा ही राजा बनता है, वो सब का विरोध कर रहे थे वो। प्रेमचंद सरोवर में संकलित दोहे के कुछ गुच्छे स्वदेशी हैं। अब देखिए, कोई पूछे आपसे स्वदेशी कविता किससे लिया गया है, ऐसी प्रश्न बनती है कि स्वदेशी कविता किससे लिया गया, तो आप बताओगे वो कविता लिया गया है प्रेमचंद सर्वस्व से। कविता का पूरा व्याख्या इसी में मिलेगा, प्रेमचंद सर्वस्व, जिससे दोहा संकलित है किसमें, स्वदेशी में। इन दोहों में नवजागरण का स्वर मुखरित है। दोहा को विषय वस्तु का, उनका काव्य वैभव और शीर्षक को सार्थकता प्रदान करते हुए कवि की चिंता और उनकी स्वर भंगिमा आज भी कहीं अधिक प्रासंगिक है, आज कहीं अधिक प्रासंगिक है। देखिए, हमने ये पूरी लाइन आपको समझाई किसके बारे में, बद्री नारायण चौधरी जी के बारे में, ठीक है। उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया सब कुछ हम जान चुके हैं। इन पे इंपॉर्टेंट चीजों को हमने अंडरलाइन भी किया है। प्रेमचंद जी भरतंडी युग के कवि हैं, जिनका जन्म 1855 में हुआ है मिर्जापुर के उत्तर प्रदेश में, और इनका निधन हो गया है 1922 में। इनके आदर्श थे हरिचंद्र जी महाराज, और ये अलंकृत थे गद्य लिखने में और कलात्मक निहायत, मतलब अच्छे खासे एक्टर भी थे, कला भी करते थे ये। 1874 में इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। मिर्जापुर में आनंद कदामिनी मासिक पत्रिका भी चलाया और नागरी नीरज नामक साप्ताहिक पत्रिका भी चलाया, ठीक है। और ये साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में सभापति भी रह चुके हैं। प्रेमचंद सर्वस्व सबसे इंपॉर्टेंट कविता इसकी, और इसी का अंश है स्वदेशी। आगे चलेंगे कविता की ओर, उसके बाद करेंगे बीबीडी गाइड ऑब्जेक्टिव और 10 साल के आए हुए प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए बेहतर साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं कहानी को, और मजे के साथ पढ़ेंगे बिना किसी देरी के। स्वदेशी, स्वदेशी का अर्थ ही है अपने देश का, स्वदेशी स्वयं देश में निर्मित, ये हुआ स्वदेशी का अर्थ। सभी विदेशी वस्तु नर गति रीत रति रीत लखात, सबे विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात, सब विदेशी वस्तु दिख रही है, जहां भी देखो तहां वहां भी विदेशी वस्तु दिख रही है, कहीं रीत कहीं सब कुछ। आज के जमाने में भारत देश में कभी कह रहे हैं कि सब कुछ विदेशी दिख रही है, भारतीय कुछ तो दिख ही नहीं रहती है। आगे देखिए, भारतीयता कछु न अब भारत में दर्शात, भारत के अंदर भारतीयता हमें दिखती ही नहीं है, कहीं नहीं हो रहा है, मतलब दर्शन कि कहीं भारतीयता दिख जाए, कहीं नहीं दिख रही है भारतीयता। जहां देख रहा हूं वहां विदेशी ही वस्तुएं हमको दिखने को मिल रही है। मनुज भारती देखी को, भारत में मनुष्य दिख रहा है, लोग मनुष्य दिख रहा है, मानव दिख रहा है भारत में, सकत नहीं पहचान, लेकिन वो पहचान में नहीं आ रहा है कि वो भारतीय है। ये कह रहा है कभी कि भारत के लोग तो दिख रहे हैं लेकिन पहचान में नहीं आ रहा है कि वो भारतीय हैं कि नहीं है। मुसलमान हिंदू किधो के है क्रिस्तान, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन मुस्लिम है, कौन हिंदू है, कौन क्रिश्चियन है, कौन ईसाई है, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि सबके पोशाक एक जैसे हो गए हैं, टी शर्ट पैंट। उस समय जमाने में क्या होता था कि धोती कुर्ता हिंदुओं का रहता था, टोपी सर पे मुसलमानों की रहती थी, क्रिश्चियन के फादर के अलग कपड़े रहते थे, कोट पैंट सूट बूट ये सभी चीजें रहती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब सब कुछ एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं और पहचान में नहीं आ रहा है क्योंकि कौन क्या है। ठीक है, यहां तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलेंगे और देखेंगे अगली लाइन क्या है। पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए, ये लाइन कह रहा है कि विदेश की विद्या है ना, पढ़ी विद्या परदेश की, विदेश में लोग पढ़ रहे हैं और बुद्धि भी विदेशी हो रही है, सारे चीज विदेशी हो रहा है, भारतीय कुछ रहा ही नहीं है। चाल चलन परदेश की गई अति भाई, जो विदेश के चाल चलन है, रहन सहन है, वही लोगों को पसंद आ रही है, भारतीय तो पसंद ही नहीं आ रही है, ये लाइन कह रहा है वो कवि। आगे, ठटे विदेशी ठाट सब बनेओ देश विदेश, और ठाट बाट तो लग रहा है कि विदेशीय में है, भारतीय में तो ठाट बात है ये नहीं है। कभी कह रहा है ठटे विदेशी ठाट सब बनेओ देश विदेश, ऐसा लग रहा है कि हमारा देश विदेश होता जा रहा है क्योंकि सारे ठाट बाट विदेशी होते जा रहे हैं। सपने हूं जिनमें ना कहूं भारतीय ले, सपने में भी मैं नहीं देख रहा हूं, मुझे नहीं दिख रहा है कि उसमें भारतीय नजर आती है, किसी के अंदर भारतीयता नजर नहीं आ रही है। बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग,
कोई हिंदी बोलने को तैयार ही नहीं है, तो हिंदू लोग क्या कहें कि वो हिंदू है कि क्या है। अंग्रेजी भाषण कर तो अंग्रेजी भोग, अंग्रेजी खान पान कर रहे हैं, अंग्रेजी भाषण, अंग्रेजी भाषा बोल रहे हैं और गर्व महसूस कर रहे हैं, मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ, मैं अंग्रेजी हूँ, मैं अंग्रेज हूँ, मैं विदेशी हूँ, गर्व कर रहे हैं। हिंदी बोलने में उन्हें लज्जा आ रही है, हिंदी खाने में, हिंदी भोजन करने में लज्जा आ रही है उन लोगों को। अंग्रेजी वाहन बसन भेष रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। अंग्रेजी वाहन चल रहे हैं, अंग्रेजी वेशभूषा पहन रहे हैं, अंग्रेजी कपड़ा पहन रहे हैं, रीति रिवाज भी यहाँ तक अंग्रेजी हो गई है लोगों की। अंग्रेजों में रुचि रख रहे हैं, अंग्रेजी में रुचि रख रहे हैं, घर भी अंग्रेजों जैसे बना रहे हैं, सकल रूपरेखा भी अपना ब्यूटी पार्लर पूरा मैदा उदा पोत के सकल सब वैसा कर लिए हैं, और वस्तु का प्रयोग भी अंग्रेज वाला ही कर रहे हैं। वही कह रहा है कभी, देश के विपरीत जितनी चीजें हैं सब चीज कर रहे हैं, बस वो स्वदेशी कुछ नहीं कर रहे हैं। आगे, हिंदुस्तानी नाम सुनी, ये लाइन मैं पढ़ रहा हूं आपको। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुची लजात, हिंदुस्तान का नाम सुनते ही वो लजा रहे हैं, खुद को हिंदुस्तानी कहने में वो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अब हिंदुस्तानी नहीं रहा। भारतीय सब वस्तु ही सो ये हाय घिनात, जितना भी भारत की वस्तुएं हैं, भारत में निर्मित जितनी वस्तुएं हैं सबसे वो घिना रहे हैं, घिन आ रही है उनको, घृणा हो चुकी है कि मैं अब भारतीय वस्तु से शर्म आ रहा है, उनको घिन आ रहा है। अब उन्हें सिर्फ चाहिए विदेशी। देश नगर बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, देश में देखो, नगर में देखो, कहीं भी देखो, बाजार में देखो, सब जगह अंग्रेजी चाल चलन चल रहा है, सब वेशभूषा अंग्रेजी हो चुका है। हाटन में देखो भरा वो अंग्रेजी माल, हाटन बाजार, हाटन का मतलब क्या होता है, बाजार। बाजार में कह रहा है कि मैं देख रहा हूं जब, तो खाली अंग्रेजी माल दिख रहे हैं, अंग्रेजी वस्तुएं दिख रही हैं, माल का मतलब दूसरा कुछ नहीं है यहाँ पे, अंग्रेजी वस्तुएं दिख रही हैं उनको, टी शर्ट पैंट और भी अनेकों खाने की सामान सब अंग्रेजी विदेशी हो चुकी है। चाइनीज फूड जैसे आज प्रचलन बढ़ाते जा रहा है अपना। जिनसो संभल सकत नहीं तनिक तनिक, जिनको जिनसो संभल सकत नहीं तनिक, धोती ढीली ढाली, देश प्रबंध करी ही ये कैसे कैसे खाम ख्याली। नेताओं के बारे में कह रहा है कभी, प्रेमघन जी कह रहे हैं नेताओं के बारे में कि अपना ढीली धोती नहीं संभल रही है अब लोग यहाँ के नेताओं से, तो देश को क्या संभालेंगे, देश के लिए क्या प्रबंध करेंगे, हम लोगों के लिए क्या करेंगे, है ना, ये सोच रहे हैं कभी। जब उनसे ढीली धोती भारतीयता की नहीं संभाली जा रही है, कोट बूट में पहन रहे हैं वो सभी, वो क्या ही देश को संभालेंगे। दास वृत्ति की चाह चाहूं दिसी चरुण, दास वृत्ति की चाह चाहूं दिसी चाहूं वरण बढ़ा ली, कद खुशामद झूठ पर संजामन हो बने डफाली। कह रहे हैं कि दास वृत्ति होते हुए भी, मजदूर होते हुए भी लोग की बढ़ाई हो रही है, तारीफें हो रही हैं, जैसे डफाली बजाता है बाजा अपना, है ना, प्रशंसा करता है झूठ की खुशामद की, वैसे ही लोगों को लग रहा है कि झूठी खुशामद में मैं बहुत फूल गया हूं, मैं सच में विदेशी हो चुका हूं, मैं सच में अंग्रेज हो चुका हूं, है ना। लेकिन वो सब झूठी प्रशंसा है, डफाली पीटने से कुछ नहीं होगा, हमें स्वदेशी की ओर बढ़ना होगा। कभी इस पंक्ति के सहारे यही समझा रहे हैं कि हमें स्वदेशी सामानों का प्रयोग करना होगा, स्वदेशी भोजन का प्रयोग करना होगा, स्वदेशी वेशभूषा चाल चलन सभी स्वदेशी रखना होगा, तभी जाकर हमारा देश गौरव करेगा, तभी जाके हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये थी पूरी कविता, जो कविता के लेख कवि थे बद्री नारायण चौधरी अर्थात प्रेमघन। और आगे चलेंगे ऑब्जेक्टिव की ओर बिना देरी के, और उम्मीद है आपको समझ आया होगा सब चीज। यदि मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो आप चैनल को लाइक करो, दोस्तों में शेयर करो, और समझ नहीं आती जहां वहां कमेंट कर सकते हो आप, ठीक है। 10 के सब्सक्राइबर होते ही हम लोग शॉर्ट्स वीडियो लाने शुरू कर देंगे, ऑब्जेक्टिव के सारे सॉल्यूशन। अभी हम तो कर रहे हैं प्रीवियस ईयर सिर्फ, जिसमें वो क्या रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, हार्ड क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, वो सब मैं ट्रिक से करा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही 10,000 हो जाएंगे सब्सक्राइबर्स, वैसे ही हम पूरी ऑब्जेक्टिव की वीडियो डाल देंगे, अपलोड कर देंगे, और प्रीवियस ईयर की ओनली ट्रिक मेथड हर एक सब्जेक्ट में। यदि आपको समास पढ़ना है उसके लिए भी ट्रिक है, यदि उपसर्ग पढ़ना है उसके लिए भी ट्रिक है, साइंस का कोई फोकस दूरी का पढ़ना है वो भी उसके लिए ट्रिक है, लेंस क्षमता से निकालना है, अगर आपको लेंस दूरी निकालना है वो भी ट्रिक है, वस्तु दूरी निकालना है लेंस में अपवर्तन में वो भी ट्रिक है, सभी चीज का ट्रिक है। किसी भी चीज, केमिस्ट्री में आपको बॉन्ड बनाने हैं वो सबका ट्रिक है ना, सभी चीज का ट्रिक है। आपको बस सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होनी चाहिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे और बिना देरी के चलेंगे ऑब्जेक्टिव। मजा आ रहा है, लाइक ठोकते रहो, शेयर करते रहो। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। अब चलेंगे थोड़ा आगे। चलिए, स्वदेशी
लेखक हैं हमारे बद्री नारायण चौधरी यानी प्रेमघन। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे थोड़ा आगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं पहली क्वेश्चन से। स्वदेशी कविता संकलित है कहाँ से? थोड़ा मैं लंबा कर दूं इसे, क्योंकि तो प्रेमगन सरोवर से है। थोड़ा मैं इसे बड़ा कर देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए, दिखे ठीक से। अगला, कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जन्म किस वर्ष हुआ? तो 1855, आपने पढ़ा है। ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण प्रेमघन रचित किस काव्य में है? तो यही है, जीन दर्पण में। पढ़े है ना जीन दर्पण, अभी चर्चा में वही चीज है वो। तीन ऑब्जेक्टिव हो गए और तीनों ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं 23, 23, 23 पिछले वर्ष। इसे खाली हाथ नहीं जाने देंगे, रट्टा मार लेंगे। आगे चलेंगे और देखेंगे कि क्या है कहानी। चलिए आगे तो 4 पे। ठटे विदेशी ठाट सब बने हो देश विदेश अपने हो जिनमें न कहूँ भारतीय तले से पंक्ति किस शीर्षक की कविता है? तो यह स्वदेशी की कविता है, आपको पता होगा, अभी तो पढ़े थे ना। चलिए थोड़ा सा आगे। प्रेमगन किस युग के कवि थे? प्रेमगन किस युग के कवि है? तो भरतेंदु युग के कवि, ये भी हमने अभी पढ़ा है। हिंदुस्तानी नाम सुनी सब अब, हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सब कुचिला जात पंक्ति किसकी है? तो ये पंक्ति है स्वदेशी की। आगे, अगली क्वेश्चन पे चलेंगे। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की रचना किस नाम से संग्रहित है? तो प्रेमघन सर्वस्व। ठीक है, ये चीज ऑप्शन नंबर बी। ऐसे आंसर लिखा हुआ है, लेकिन मैं ये आपको बताते चल रहा हूं कि आंसर कुछ गलतियां भी हो सकती हैं, और साथ में मैंने जो पढ़ाया वो लड़ रहा है नहीं लड़ रहा, मैं ये आपको दिखाना चाहता हूं, है ना। तो आप मेरे साथ ही चलो, हो सकता है कि कोई आप याद कर लो और वो गलत आंसर हो, इसलिए मैं सब कुछ नॉर्मल लेके चल रहा हूं। प्रयाग रामागमन शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो यह है उन्हीं की रचना, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की रचना है। हमने पढ़ा था ये चीज। भारत सौभाग्य किसकी प्रसिद्ध नाटक है? ये दोनों उन्हीं का है, प्रेमघन का है। जीर्ण दर्पण किस कवि की रचना? ये भी इनका ही है, जीर्ण दर्पण हमने पढ़ा है अभी। कवि प्रेमघन के अनुसार कौन सी विद्या पढ़कर लोग बुद्धि विदेश हो जाते हैं? तो विदेशी विद्या पढ़ के, ठीक है, बाहर के विद्या पढ़ेंगे और बाहरे लोग हो जाएंगे। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? प्रेमघन। अभी तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद है। आगे, स्वदेशी पाठ के अनुसार अब हिंदू लोग मिलने पर आपस में किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो किस भाषा में बात नहीं करते हैं? तो हिंदी भाषा में बात नहीं करते, हिंदी छोड़कर सभी में बात करते हैं, अंग्रेजी में, बांग्ला। स्वदेशी शीर्षक पाठ में दोहा का संकलन किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका प्रेमघन स्वदेशी से, ये आया था, और आप देख लो। प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते हैं? तो भरतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं। प्रदेश को विद्या पढ़ने का क्या परिणाम हुआ? सब बुद्धि विदेशी हो चुकी है, यही ना परिणाम हुआ है वो विदेशी पढ़ने का। सब विदेशी वस्तु नर गति रीत रीत रति रीत लखात, भारतीयता को छू न अब भारत से दर्शात। ये देखिए आंसर होगा इसका, ये पंक्ति है जहां भरा जाएगा भारतीय। प्रेमघन ने मुख्य रूप से किस भाषा का काव्य रचना किया है? तो ब्रज भाषा में ज्यादातर उनकी कविताएं संकलित है। आगे चलेंगे।
स्वदेशी शीर्षक पाठ्य पुस्तक संग्रहित कविता किस छंद में है, तो वो छंद दोहा के रूप में है, क्योंकि वो हम जब पढ़े थे चर्चा तभी सब आपको बताए थे कि सभी यह दोहा में संकलित है। आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कर सकते हैं हम। कवि से किस विषय का, कवि से की विदेशी से कवि का तात्पर्य क्या है, विदेशी से अंग्रेज। कवि प्रेमगन को भारत में क्या दिखाई पड़ रहा है, भारत में तो उन्हें भारतीयता दिखाई नहीं देती है। देखिए नहीं देती है, पूछ रहा है ना, भारतीयता नहीं दिखाई देती है। प्रेमगन का जन्म कहाँ हुआ है, तो मिर्जापुर में हुआ है। प्रेमगन जी किस राज्य के निवासी है, तो मिर्जापुर कहाँ है मेरे भाई, उत्तर प्रदेश में। प्रेमगन ने साप्ताहिक पत्रिका, साप्ताहिक की बात कर रहा है तो नागरिक रीसद, ठीक है, नागरिक नीरद। पराधीन भारत में चारों वर्णों में चाह थी किसकी, दासवृत्ति की, अब याद कर लोगे। प्रेमगन की काव्य कृति है, इसमें से कौन प्रेमगन की काव्य कृति है, तो जीर्ण दर्पण, ये दोनों नहीं है। प्रेमगन का प्रसिद्ध नाटक कृत्य कौन था, प्रसिद्ध कौन था, प्रसिद्ध था प्रयाग, ये तो ये था, अरे को हार्दिक ये था। देखिए जब भी बी और सी, ए और बी ऐसे करके आंसर आता है तो समझिए कि उसका आंसर वही होगा। प्रेमगन ने 1874 में किस समाज की स्थापना की थी, समाज की स्थापना, रसिक समाज की स्थापना की थी। डफाली का अर्थ क्या है, डफाली मतलब बजाने वाला, क्या डफ बजाने वाला। उम्मीद है पूरा चीज आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। मेहनत अगर पसंद आ रही है तो लाइक का बटन तोड़ते रहो, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा दोस्तों। प्रेमगन ने इनमें से किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, मासिक की बात कर दिया तो आनंद कदामनी, और अगर साप्ताहिक का बात करता तो आप करते ये नागरिक नीरद, साप्ताहिक नागरिक नीरद, और बात कर रहा है महीने का तो आप लगाओगे आनंद कदामनी को। कवि के अनुसार भारतीयों को क्या अच्छा लगता है, विदेशी वेशभूषा भी अच्छा लगता है, विदेशी चाल चलन भी, विदेशी रहन सहन भी, यानी सब अच्छा लगता है। प्रेमगन ने किस समाज की स्थापना की, रसिक समाज की स्थापना की, कई बार आएगा यार, सी। प्रेमगन ने संस्था की स्थापना कब की, किस संस्था की, तो कौन सी संस्था की स्थापना की, तो रसिक समाज। कवि प्रेमगन समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है, वो आलोचना कर रहा है किस वर्ग की, सुविधा भोगी लोगों की, जो सब सुविधा मिल चुकी है ऐसे लोगों की। प्रेमगन की मृत्यु कब हुई, तो प्रेमगन की मृत्यु हुई 1922 में। तो उम्मीद है सारा चीज आपको आराम से समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और ये नहीं समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और हमारे साथ जुड़े रहो। और देखो हमारा चैनल है NCERT विथ यस, यहाँ आपको दिख रहा होगा, NCERT विथ यस। तो उम्मीद है आपको मजा आ रहा है पूरे चैनल में। और हम रात में हर शाम शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं, मैथ के बेहतरीन सॉल्यूशन, 2 मिनट 1 मिनट की वीडियो होती है, आप उसे देखना ना भूलें। और टेलीग्राम पर मैं इसका लिंक डाल दूंगा, इसमें मैंने आपको बीवीडी ऑब्जेक्टिव और पिछले वर्ष में हुए ऑब्जेक्टिव और हिंदी और उसका भावार्थ भी बताया। आगे चलेंगे, आज ही रात में अपलोड मैं कर दूंगा 5 पार्ट, और इसी महीने में खत्म हो जाएगी पूरे काव्य खंड। और क्वेश्चन आंसर के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।